सभी को नमस्कार। बोर्ड पे आपके देखो सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपन 2-5 मिनट इसको लेकर चर्चा करते हैं और उसके बाद में जो अपना सेकंड लेसन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो हाल ही में ये तो आप लोगों को पता होगा कि 10th क्लास में, हालांकि 12th में भी ऐसा ही सिस्टम है, हर क्लास में ये सिस्टम है, लेकिन अपन 10th क्लास की बात करें, हर सब्जेक्ट में आपके 40% सिलेबस की कटौती की जा रही है। क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है, तो इस समय के आधार पर ही 40% सिलेबस में क्या की जा रही है, कटौती की जा रही है। अब विज्ञान का सिलेबस, जो नया सिलेबस 40% कटौती के बाद जो नया सिलेबस अपने सामने है, उसमें क्या चेंज हुआ है, ये सिलेबस कटौती हुई है अब की बार वाले सत्र के लिए। जिस सत्र में अपन अब अध्ययन कर रहे हैं, उस सत्र में कक्षा 10 के विज्ञान विषय में हटाए गए पाठ आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। टोटल आपकी पुस्तक में 20 लेसन थे। उन 20 लेसन में से लेसन हट गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 लेसन तो पूर्णतः हटा दिए गए। इन लेसन को तो अपने को पढ़ना भी नहीं है। 7वां लेसन नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आप लोगों को पता चल चुका होगा कौन से लेसन हटे हैं। तो ये तो 7 लेसन तो पूर्णतः हटा दिए गए हैं। अब बच गए कितने, 13 लेसन बच गए 20 में से। अब थोड़ा ध्यान देना, पार्ट 2, इसके अलावा अपन बात करें पार्ट 9 और पार्ट 11। हालांकि ये तीनों लेसन अब भी अपने सिलेबस में हैं, लेकिन इन तीनों जो 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्टों में से तीनों लेसन में भी कुछ कुछ पॉइंट लेसन के बीच में से गायब कर दिए गए, मतलब उनको भी सिलेबस से हटा दिया गया। तो ये ध्यान रखना, इन 3 पाठों में से बीच बीच में से कुछ टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए। समझ गए बात। हालांकि ये 3 लेसन अपने को पढ़ने हैं, और इन तीनों लेसन को जब अपन पढ़ेंगे उस समय जो इनमें से हटाए गए ना, उनको लेकर अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे और 9वें लेसन में से तो हालांकि थोड़ा थोड़े हटाए, लेकिन 11वां लेसन लगभग 80% हट चुका। 11वें लेसन में बस 2-4 पॉइंट अपने को याद रखने हैं, मतलब 2 वीडियो में अपना, या फिर हो सकता है 1 वीडियो में अपना 11वां लेसन भी कंप्लीट हो जाए। अब सिलेबस आपके सामने, पहला लेसन अपन कर चुके थे, दूसरे लेसन की अपन चर्चा आज प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब 1 वीडियो में अपनी चर्चा हो चुकी थी, दूसरे लेसन का सेकंड वीडियो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो सिलेबस को लेकर तो ज़्यादा डिस्कशन करना भी नहीं है अपने को, क्योंकि जो बच गए वो लेसन अपने को पढ़ने हैं और जो हटा दिए उनको छोड़ना है। थोड़ा सा फर्क देखो एक चीज़ का और पड़ेगा इसमें, जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ आता है कि पहला लेसन इतने नंबर का होगा, दूसरा लेसन इतने नंबर का होगा, तीसरा लेसन इतने नंबर का होगा। उस ब्लूप्रिंट में भी कुछ चेंज हुआ है। समझ रहे हो बात। तो अपन तो चलो लेसन प्रारंभ करते हैं आगे का। अभी देखो अपना जो विज्ञान विषय चल रहा है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। अपना विज्ञान विषय चल रहा है, सामाजिक का अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो सामाजिक में आप थोड़ा ये ध्यान रख लेना, अभी शायद 2-4 दिन में सामाजिक का भी 40% कटौती के बाद जो नया सिलेबस है वो जारी हो जाएगा। उसमें आप ये देख लेना कि कौन कौन से लेसन सामाजिक में पूर्णतः हटे हैं, उनको तो आपको छोड़ देना है। उनके तो वीडियो आप बिल्कुल भी मत देखना। कुछ लेसन ऐसे होंगे जिनमें से कुछ टॉपिक हटाए जाएंगे, लेसन पूरा नहीं हटेगा। उस लेसन में से हो सकता है कुछ टॉपिक हटाए जाएं, तो वो लेसन आप पढ़ो तो ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि ये टॉपिक अपने को छोड़ना है, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। चलो अब प्रारंभ करते हैं अपन सेकेंड लेसन।
लास्ट वीडियो में अपन ने जो चर्चा की थी और वही चर्चा, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं अपन। मानव तंत्र में सबसे पहले ले रहे थे अपन कौन सा तंत्र है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित पाचन तंत्र का अपन ने पूरा नामांकित चित्र बनाया था। वो चित्र आपको ढंग से उस चित्र की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ जाए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। समझ गए बात? उस चित्र में अपन ने देखा था कि मानव के पाचन से संबंधित कुछ अंग होते हैं और कुछ ग्रंथियां होती हैं। 7 अंगों की अपन ने बात की थी, 3 ग्रंथियों की अपन ने बात की थी। 7 अंग कौन कौन से थे? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के अंग तो कितने थे? 7। सबसे पहला कौन सा था? मुख। दूसरा कौन सा था? मुख के बाद में अपन बात करें ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या थी? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में क्या आता था? छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में ग्रास नली के बाद में अमाशय। और अमाशय के बाद में क्या आता था? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद में क्या आता था? बड़ी आंत। और लास्ट में गुदा। ये तो अपन ने देखे थे अंग। और इसके अलावा पाचन से संबंधित 3 ग्रंथियां देखी थी। तो शुरुआत अपन अंगों से लेकर करते हैं। अब इनका एक एक का अपन वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं। सबसे पहला क्या है? मुख। देखो, और पाचन से संबंधित जो भी अंग है ना, वो हो सकता है अपने को दिखाई नहीं दे। ना तो अपने को ग्रसनी दिखाई देती है अपने शरीर में, अंदर का जो पोर्शन है लगभग यहाँ आती है, ग्रसनी अपने को दिखाई नहीं देती। ग्रास नली लगभग यहाँ आती है, वो भी अपने को दिखाई नहीं देती। उसके नीचे अमाशय आता है, स्टोमक जिसको अपन बोलते हैं। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। लेकिन मुंह या मुख तो अपने को दिखाई देता है। मुख की अपन बात करें तो मुख की संरचना कैसी होती है? यह एक कटोरे की भांति होता है, मतलब कटोरे नुमा आकृति होती है। और जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? होठों से होती है। इसके अंदर क्या होता है? जीभ होती है, दांत होती है। तो सामान्य सा इसका परिचय अपन दे देते हैं। यह एक कटोरे नुमा संरचना है जो 2 होठों से घिरी रहती है, घिरा रहता है। पहला बात तो ये, कटोरी में कोई चीज़ डालो, आप डाल सकते हो कटोरी में। वैसे अपने मुंह में भी कोई चीज़ अपन डाल सकते हैं। तो कटोरे की बात है, अपना मुंह आता है। और जो किससे गिरा हुआ रहता है? 2 होठों से गिरा हुआ रहता है। अब ये होठ किस काम में आते हैं? मुंह को खोलने में और मुंह को बंद करने में क्या काम आते हैं? ये होठ काम में आते हैं। मुंह को खोल के देख लेना आप, मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। मुंह खोलने में और मुंह को बंद करने में क्या काम आते हैं? होठ काम में आते हैं। ये होठ मुंह को खोलने व बंद करने तथा भोजन को पकड़ने के काम आते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। मुख एक कटोरे नुमा संरचना है जो 2 होठों से घिरा रहता है। ये होठ मुंह को खोलने बंद करने के काम में आते हैं तथा भोजन को पकड़ने, या अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, तथा भोजन को ग्रहण करने के काम आते हैं। क्योंकि भोजन किधर से ग्रहण करते हैं अपन? इन होठों के रास्ते से होते हुए ही भोजन अंदर पकड़ते हैं अपन। समझ गए बात? यहाँ ये मत लिख देना कि होठ मुंह को खोलने बंद करने तथा लिपस्टिक लगाने के काम आते हैं।
समझ के बात, ये लिखना है भोजन को पकड़ने के काम में आते हैं। अब इसके बाद में देखना, अगर और मुंह के अंदर चले अपन, जीभ आती है और क्या आते हैं, दांत आते हैं। मुख में जिह्वा तथा दांत स्थित होते हैं। अब जीभ तथा दांत, जीवा बोल दो चाहे जीभ बोल दो एक ही बात है, जीवा तथा दांत मुख के अंदर स्थित होते हैं। अब दांतों की बात करें तो दो जबड़े आते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं। कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तभी तो आपने सुना होगा कि मैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, 32 ही तोड़ दूंगा मतलब 32 दांत। मुख में ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत तथा नीचे वाले जबड़े में 16 दांत स्थित होते हैं, 16 दांत होते हैं। इस प्रकार मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। अब एक बात दांतों के बारे में और ध्यान रखोगे, मनुष्य द्विबार दंती होता है। कैसा होता है, मनुष्य द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती का मतलब होता है द्विबार, मतलब 2 बार। मनुष्य के दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। पहले तो अस्थायी दांत आते हैं जिन्हें अपन सामान्य भाषा में दूध के दांत कहते हैं, और लगभग 5-6 साल तक का बच्चा होता है। हालांकि 6 महीने का जब बच्चा होता है, 6-7 महीने के बच्चे के दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और लगभग बच्चा 5 या 6 साल का होता है तब तक उसके दूध के दांत धीरे धीरे टूटना प्रारंभ कर देते हैं, और उनकी जगह परमानेंट या स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो दांत कितनी बार है, 2 बार दांत है। एक तो अस्थायी या दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। मनुष्य द्विबार दंती होता है, अर्थात 2 बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। पहली बार अस्थायी दांत जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, अस्थायी दांत जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, तथा दूसरी बार स्थायी दांत। दूसरी बार स्थायी दांत। समझ गए बात। ये तो कुछ सामान्य सा परिचय पन्ने। या तो आपसे मुख की संरचना के बारे में पूछा जाए तब तो अपने को पूरी डिटेल लिखनी है। अब इसमें अगर अंदर से भी कोई प्रश्न बनता है तो वो दांतों से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि दांतों की संरचना का उल्लेख करूं। समझ गए बात। तो दांतों के बारे में और अपने को विस्तृत अध्ययन करना है। मतलब दांत जो होते हैं ना मुंह में, 16 और 16 कितने, 32। इन दांतों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अपन दांतों की और आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं,
4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम, सबसे पहले कृतनक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक और फिर चवर्णक। कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के। सबसे पहला अपन देखें तो उन दांतों का क्या नाम है? कृतनक। एक बार कुछ मैं लिख देता हूं और उसके बाद में आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूं कि ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। प्रत्येक जबड़े में कृतनक की संख्या कितनी होती है? 4। ये भोजन को काटने तथा कुतरने का कार्य करते हैं। हर दांत, देखो 4 प्रकार के दांत लिखेंगे अपन, हर दांत के बारे में 2-2 लाइन लिखेंगे। एक तो संख्या कितनी होती है और इनका कार्य क्या होता है। कृतनक के बाद में दूसरी श्रेणी आती है दांतों की, कौन सी? रदनक। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। ये क्या काम में आते हैं? ये भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। समझ गए बात? फिर तीसरा अपन बात करें तो वो दांत कौन से हैं? अग्रचवर्णक। ये कृतनक हो गए, ये रदनक हो गए। तीसरे प्रकार के कौन से हैं? अग्रचवर्णक। वही बात, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। फिर इसमें लिखेंगे ये भोजन को चबाने के काम आते हैं। भोजन को चबाने का काम करते हैं। लास्ट वाला चवर्णक। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और ये भी चवर्णक भी क्या काम में आते हैं? ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब देखना एक एक करके ऊपर। अब चारों के बारे में समझ लेते हैं। ये तो आपने लिख ही रखा था पहले से। मुख की बात कंप्लीट, फिर ग्रसनी की बात करेंगे, फिर ग्रासनली की बात करेंगे, क्रम ध्यान रखना, फिर अमाशय की बात करेंगे, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा की बात करेंगे। अब शायद मुझे जहां तक उम्मीद है जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दांत तो सबके मुंह में है, अपना मुंह फाड़ना और अपने दांतों को चेक कर लेना। समझ गए बात? एक तो ऊपर का जबड़ा आता है और एक नीचे का जबड़ा आता है। समझ गए बात? ऊपर के जबड़े में 16 दांत होते हैं और नीचे के जबड़े में भी कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं। समझ गए बात? किसी एक जबड़े को ले लो, क्योंकि दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या 16-16 है, तो उदाहरण के रूप में अपन किसी भी एक जबड़े को ले सकते हैं। अपन ऊपर वाले जबड़े की चर्चा करते हैं। ऊपर वाले जबड़े के एकदम सेंटर पॉइंट में, मतलब बीच में। समझ गए बात? इस बीच वाले पॉइंट से, अब जैसे ये मुंह है, ये जो है ना, ये तो ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाले जबड़े हैं। क्यों? ऊपर वाले जबड़े के बीच में एकदम सेंटर पॉइंट के 2 दांत इधर
और 2 दांत इधर। मतलब आगे वाले जो 4 दांत हैं, 1 2 3 4, एकदम आगे वाले 4 दांत हैं, ये दांत कहलाते हैं कौन से? कृतनक। आगे वाले 4 दांत मतलब प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और ये भोजन को काटने तथा कुतरने का कार्य करते हैं। अब देखना आप, सेव हाथ में उठाना, सेव ले लेना, केला ले लेना, कुछ भी ले लेना, उसको भी तो अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना। सेव तोड़ना, आप सेव को काटोगे पहले मुंह से दांतों से, और उसके बाद ही तो खाओगे ना, अंदर तो बाद में जाएगा ना वो सेव। पहले दांतों से काटोगे, या केले को आप दांतों से काटोगे, तो क्या दांतों के इस वाले हिस्से से आप सेव या केले को काटोगे, या एकदम सामने वाले हिस्से से काटोगे? सामने वाले हिस्से से काटोगे आप। तो ये जो आगे के 4 दांत हैं, ये भोजन को काटने या कुतरने का कार्य करते हैं। समझ के बात? वो दांत तो क्या कहलाते हैं? कृतनक कहलाते हैं। फिर बात करें रदनक। इन 4 दांतों के एक दांत इधर वाला ले लेते हैं, एक दांत इधर वाला। हालांकि जितना मैंने बताया बनाया यहाँ पे इतना पहना तो नहीं आता, लेकिन 2 के इधर वाले ये 4 दांत के अलावा जो नेक्स्ट जो दोनों साइड एक एक दांत ले लें अपन, ऊपर वाले जबड़े में दोनों साइड एक एक दांत ले लें, दोनों दांत थोड़े तीखे मिलेंगे। क्यों तीखे मिलेंगे? क्योंकि देखो प्रत्येक जबड़े में संख्या 2 गई, एक इधर एक इधर। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो चीरने फाड़ने का काम, अगर कोई बालक मांसाहारी है तो मांसाहारी है तो मांस खाएगा, उस समय उस मांस को उसको जोर लगा के चीरना फाड़ना करना पड़ेगा, चीर फाड़ करनी पड़ेगी मांस की। तो अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति होता है ना, तो वो इन दांतों से ही उस मांस को जोर से काटता है। समझ रहे हो बात? अपन चाहे मनुष्य पे मत लो, अपन बात करें जैसे चूहा या गिलहरी, ये तो भोजन को कुतरते हैं, तो इनके तो दांत कौन से काम में आते हैं? ये आगे वाले दांत काम में आते हैं। बिल्ली हुआ, शेर हुआ, ये मांसाहारी आते हैं, इनके ये जो नुकीले दांत है ना, ये ज़्यादा काम में आते हैं, मजबूत होते हैं। समझ गए? तो रदनक की बात हो गई। फिर अग्र चवर्णक, ये वाले थोड़ी बड़ी साइज में मिलेंगे, दोनों तरफ 2 दांत। समझ गए बात? अग्र चवर्णक, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होगी? 4, 2 इधर 2 इधर, और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। जब भी अपन भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, मतलब हमारे मुख गुहा में रखते हैं भोजन को चबाते हैं, उसके बाद में ही तो भोजन को आगे भेजते हैं। पर ये थोड़ी मुंह में डाला और गोली की तरह अंदर ले गए, पहले भोजन को चबाएंगे। भोजन को चबाते कहाँ से हैं? लगभग यहाँ से। लास्ट वाले जो दांत है ना, ये क्या कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर चवर्णक, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये इनकी से साइज में थोड़े और बड़े ले लो, 3 इधर और 3 इधर। लास्ट के ये 3 2 5, 3 2 5, ये वाले अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये दोनों क्या कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जैसे जैसे याद करो ना, ये फटते जाओ, साथ के साथ अपने दांतों को भी चेक करते जाना कि हाँ भाई ये वो दांत हो गए, ये वो दांत हो गए, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम ये फिट बैठ जाए। समझ गए बात? इसी के साथ अपना जो पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग थे, 7 अंग थे, उनमें से पहले अंग की चर्चा कंप्लीट। मुख के बाद में क्या आता है? ग्रसनी। दूसरा अंग क्या ले लेते हैं अपन? ग्रसनी। पाचन तंत्र से संबंधित अंग, पहला मुख, दूसरा ग्रसनी और तीसरा ग्रास नली। याद रखना,
तो मुख हो गया, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली। तो पहला पॉइंट तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि यह ग्रसनी में लिख रहे हैं अपन, पहला पॉइंट क्या कि यह मुख गुहा के अंत में तथा ग्रास नली के प्रारंभ में स्थित होता है। या सिंपल अपन ये लिख सकते हैं कि यह मुख तथा ग्रास नली के मध्य में स्थित होता है। क्या? ग्रसनी। यह मुख के अंत में, यह सिंपल लिख लेते हैं, मुख तथा ग्रास नली के मध्य में स्थित होता है तथा ग्रास नली के मध्य में स्थित होता है। फिर अगला बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर एक बार डायग्राम छोटा सा इसका दोबारा बना के बताता हूं। ये ध्यान रखना, यह एक प्रकार का चौराहा है जहां श्वसन पथ व भोजन पथ आपस में आकर मिलते हैं। आकर वर्ड भी रहने दो, आपस में मिलते हैं। फिर इसकी संरचना इतनी व्यवस्थित होती है, कि श्वास श्वसन पथ, ये क्या था? श्वसन पथ। श्वास श्वसन पथ में ही जाता है, भोजन पथ में नहीं, तथा भोजन पथ में ही जाता है, श्वसन पथ में नहीं। अब देखो इसको समझते हैं अपन। क्यों? ग्रसनी के बारे में जो भी पॉइंट अपने को लिखने हैं वो तो मैं बोर्ड पे लिख चुका। जैसे अपन ने बात की थी ये अपना क्या है? मुख। इस मुख में स्थित है जीभ और ऊपर की तरफ क्या स्थित है? ऊपर और नीचे के जबड़े में क्या स्थित है? दांत। मुख से अपन ने भोजन ग्रहण किया, भोजन यहां से जाकर मुख के बाद में भोजन कहां जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। अब देखना ग्रसनी में क्या होता है। जस्ट मुख के ऊपर यहां से अपन भोजन ग्रहण करते हैं और इधर से अपन श्वास ग्रहण करते हैं, मतलब वायु अंदर जाती है नाक के माध्यम से और भोजन अंदर जाता है मुख के माध्यम से। इतना सबको पता है। ये नाक है, नाक के माध्यम से तो श्वसन अंदर गया तो इसको तो कहेंगे अपन श्वसन पथ। मुख के माध्यम से भोजन अंदर गया तो इसको कहेंगे अपन क्या? भोजन पथ। ये तो सबको जानकारी होनी चाहिए इतनी। तो ये श्वसन पथ, ये इधर से श्वसन पथ आ गया और ये इधर से जा रहा है क्या? भोजन पथ। अब आगे देखना क्या घटना होती है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है क्या? ग्रसनी। जिसकी अपन चर्चा करें तो वो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। देखो इधर से तो अपन सांस लेते हैं तो श्वसन पथ आ गया, सांस इधर से लेते हुए इधर आते हुए जो वायु है, जो श्वसन में अपन वायु ले रहे हैं वो तो कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। ये इधर से अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन मुख से इधर आता हुआ इस ग्रास नली में
क्योंकि भोजन में अपन पाचन तंत्र में पहला तो मुख लिया अपन ने, फिर ग्रसनी लिया, फिर क्या लिया, ग्रास नली। ग्रास नली से अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होता हुआ कहाँ, गुदा से बाहर निकल जाता है, जो अपचित भोजन होता है। अब एक चीज बताऊं, ये ग्रसनी जो है ये इस श्वसन पथ और भोजन पथ के बीच में स्थित है कि नहीं है, यही लिखा अपन ने। यह मुख, पहला तो देखो यह मुख तथा ग्रास नली के मध्य स्थित होता है, तो ये तो अपने को अंगों से पता चल जाएगा, पहला मुख लिया था, फिर ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, तो मुख तथा ग्रास नली के मध्य स्थित होता है। दूसरा पॉइंट देखना, यह एक प्रकार का चौराहा है जहां श्वसन पथ व भोजन पथ आपस में मिलते हैं। ये तो श्वसन पथ है और ये क्या है, भोजन पथ है। श्वसन पथ व भोजन पथ जहां मिलते हैं उस चौराहे को ही क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो यही पॉइंट लिखा है, यह एक प्रकार का चौराहा है जहां श्वसन पथ व भोजन पथ आपस में मिलते हैं। अब देखना, इसकी संरचना इतनी व्यवस्थित होती है, यहां ध्यान मत देना, अब इधर ध्यान देना। इसकी संरचना इतनी व्यवस्थित होती है कि ये जो श्वसन है ये श्वसन पथ में ही जाता है, ना कि भोजन पथ में, और भोजन जो है वो भोजन पथ में ही जाता है, ना कि श्वसन पथ में। ये इसकी एक खास विशेषता है। अब समझना ऐसा क्यों होता है। जैसे यहां देखो क्या होता है, ये जो ग्रास नली जो होती है ना, इस ग्रास नली के ऊपरी भाग पर, ग्रसनी के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, ग्रास नली की बात करेंगे। थोड़ा समझ लेना अभी ग्रास नली के बारे में भी। ग्रसनी की अपन चर्चा करें, ये ग्रास नली है, भोजन मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली में आएगा। इस ग्रास नली के ऊपर एक पल्ली स्थित होती है, इस पल्ली को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जैसे ही अपन, और ये ऊपर एक स्थित होती है जिसको बोलते हैं अपन यूला। क्या बोलते हैं, यूला। मतलब ये भोजन पथ देखो ऊपर से नीचे से दोनों जगह से बंद है। जब अपन श्वसन लेते हैं तो आराम से श्वसन कहाँ जाएगा, श्वसन पथ में ही तो जाएगा ना, क्योंकि भोजन पथ तो क्या पड़ा है, अपना बंद पड़ा है। भोजन पथ के तो इधर एक ढक्कन लगा हुआ है और एक इधर ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन का नाम है यूला और इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। समझ गए बात इतनी। तो भोजन पथ पे तो ढक्कन लगे हुए हैं, इसलिए जब अपन श्वसन लेते हैं तो श्वसन कहाँ जाएगा, श्वसन पथ में ही जाएगा। अब आगे समझना, जैसे अपन भोजन मुख में चबाते हैं, चबाने के बाद जैसे ही भोजन निगलते हैं, यहां तक भोजन आता है, यहां भोजन के पहुंचते ही ये ग्रास नली, क्योंकि भोजन को तो किधर जाना है, ग्रास नली में जाना है, ये जो एपिग्लोटिस नामक ढक्कन है यहां से उठकर इधर आ जाता है, मतलब श्वसन पथ को ये ढक्कन बंद कर देता है। ये वाला जो ढक्कन है यूला, ये उठ के जाता है, इधर जाता है, मतलब श्वसन पथ को इधर से भी बंद कर देता है। ये कुछ पल के लिए होता है, कब, जब हम भोजन को निगलते हैं। तो भोजन को निगलते समय हमारा भोजन पथ तो एकदम खुल जाता है और श्वसन पथ बंद हो जाता है, ताकि भोजन भोजन पथ में ही जाए, श्वसन पथ में नहीं जाए। समझ रहे हो बात। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, इसकी संरचना इतनी व्यवस्थित होती है कि श्वास श्वसन पथ में ही जाता है, भोजन पथ में नहीं, तथा भोजन भोजन पथ में ही जाता है, श्वसन पथ में नहीं। समझ गए, ये ग्रसनी को लेकर चर्चा होगी। और अब बात करेंगे अपन किसकी, इस ग्रास नली को लेकर। तो चलो ग्रास नली के बारे में देखते हैं।
ग्रास नली, जिसे अपन फेरिंग्स भी बोल सकते हैं। कुछ सामान्य सी बातें इसमें लिख लें। यह एक पतली नलिका होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। पहली बात समझ गए, ग्रास नली यह एक पतली नलिका होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब बताओ इस ग्रास नली के नीचे क्या स्थित होगा? अमाशय स्थित होगा कि नहीं होगा? तो ग्रास नली का क्या कार्य है? भोजन को ग्रसनी से कहां तक पहुंचाना? अमाशय तक पहुंचाना। इतना ही तो काम हुआ ना ग्रास नली का। तो दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? ग्रास नली भोजन को ग्रसनी से कहां तक पहुंचाती है? अमाशय तक पहुंचाती है। यह भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाती है। समझ गए बात? अब आगे देखना क्या होता है। इससे ये जो ग्रास नली है ना, इस ग्रास नली की दीवारों में एक संकुचन होता है। संकुचन मतलब ऐसे, मतलब एक तरह से, मतलब थोड़ा फड़फड़ाना अपन जिसको कह सकते हैं। हालांकि फड़फड़ाना लिखना मत यहाँ, लेकिन एक उदाहरण के लिए, हिलती रहती है अंदर से, थोड़ी अंदर की तरफ से, बाहर से नहीं हिलती। मतलब इस ग्रास नली की दीवारों में एक विशेष प्रकार का संकुचन होता है। उस संकुचन को कहते हैं कर्माकुंचन गति। अभी समझा दूंगा, थोड़ा लिख देता हूं इस पर। इस ग्रास नली में, ग्रास नली की भित्तियों एक विशेष संकुचन होता है। भित्ति लिख दो चाहे दीवार लिख दो, एक ही बात है। एक विशेष संकुचन होता है जिसे, उस संकुचन को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। इससे भोजन, और देखो अब ये गति होगी तो क्या होगा? भोजन कहीं अटकेगा नहीं, आसानी से कहां तक पहुंच जाएगा? अमाशय तक पहुंचे जाएगा। आसानी से क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि इसकी दीवारों पर कर्माकुंचन गति होती है। इससे भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंच जाता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी आपसे, ये जो एपिग्लोटिस, यूला के बारे में तो देखो अपनी किताब में कुछ दे नहीं रखा। इस एपिग्लोटिस के बारे में दे रखा है अलग से 1 या 2 नंबर का, संभवतः है 2 नंबर का प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। एपिग्लोटिस क्या है, इसका महत्व बताइए। तो ये एपिग्लोटिस भी कहाँ स्थित होता है? इस ग्रास नली के अग्रभाग पर लिख दो, चाहे शीर्ष भाग पर लिख दो, चाहे शुरुआती भाग पर लिख दो, एक ही बात है। तो अपन ये कहेंगे एपिग्लोटिस कहाँ स्थित होता है? ग्रास नली के शुरुआती भाग पर स्थित होता है। यह ऊतकों से बना एक पल्ला होता है। क्या होता है? ऊतकों से बना एक पल्ला होता है। तो अब इसी में, ग्रास नली में अपन बात करें एपिग्लोटिस। यह, अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रास नली
के शुरुआती भाग, मतलब जहां से ग्रास नली की क्या होती है, शुरुआत होती है, शुरुआती भाग पर उत्तकों का एक पल्ला होता है। पल्ला नहीं है समझ में तो ढक्कन लिख लो सिंपल भाषा में। चलो आपको ये लिख देता हूँ, वैसे वर्ड तो पल्ला ही ठीक रहता। उत्तकों का एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। समझ गए बात। तो उत्तक देखो, कोशिका, उत्तक, अंग, ये अपने शरीर की एक संरचना होती है। शायद आगे आएगा तो और बता देंगे आपको। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका से फिर उत्तक और फिर अंगों का निर्माण होता जाता है। तो ग्रास नली के शुरुआती भाग पर उत्तकों का एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब आगे सुनना। जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं यह एपिग्लोटिस श्वसन पथ को बंद कर देता है। यह श्वसन पथ ही तो था ना। जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं यह एपिग्लोटिस श्वसन पथ को बंद कर देता है, जिससे भोजन किस में आ जाता है, ग्रास नली में आ जाता है। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं, जैसे ही हम भोजन निगलते हैं यह एपिग्लोटिस क्या करता है, श्वसन पथ को बंद कर देता है। श्वसन पथ को बंद कर देता है जिससे भोजन श्वसन पथ में ना जाकर या तो इसको अपन भोजन पथ कह दो चाहे ग्रास नली कह दो, जिससे भोजन श्वसन पथ में ना जाकर भोजन पथ में जाता है, या ये भी लिख सकते हैं जिससे ग्रास नली में आता है। भोजन पथ में ना जाकर ग्रास नली में आता है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। देखो ग्रास नली के बारे में जब अपने से पूछा जाए, ग्रसनी के बारे में अलग से कोई प्रश्न नहीं आपसे बनेगा। तीन चीज बातें कर ली अपने, तीन अंगों की चर्चा कर ली। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली। ग्रसनी के बारे में कभी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। मुख की संरचना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कंप्लीट संरचना बताओगे, दांतों का वर्णन करोगे, 4 प्रकार के जो दांत है उसका उल्लेख कर देना। ग्रास नली के बारे में आपसे पूछा जाए, 4 नंबर का ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ग्रास नली के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी है। या फिर 2 नंबर का प्रश्न आप कॉपी में अपना एक अलग से भी लिख लेना। प्रश्न क्या बन सकता है, एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ग्रास नली के शुरुआती भाग पर उत्तकों का एक ढक्कन होता है, उसे ही एपिग्लोटिस कहते हैं। महत्व क्या है इसका, जैसे ही हम भोजन निगलते हैं यह एपिग्लोटिस श्वसन पथ को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वसन पथ में ना जाकर ग्रास नली में आता है। तो पाचन तंत्र से संबंधित 3 अंगों की चर्चा हो चुकी है। उसके बाद में चौथा अंग आएगा क्या, आमाशय, जिसकी चर्चा करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।